नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हमास इजराइल, लेबनान इजराइल, रूस यूक्रेन के बाद जंग का एक और मैदान तैयार हो गया है। ये जंग शुरू हुई है सीरिया के अंदर। इसमें एक तरफ रूस है, ईरान है, सीरिया है और दूसरी तरफ तुर्की है, अमेरिका है और इजराइल है। बीते 5 दिनों में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों घायल हो चुके हैं। दुनिया सीरिया की इस जंग को ग्रे युद्ध 2.0 का नाम दे रही है, लेकिन क्या सच में यह सीरिया के अंदर का गृह युद्ध है? अगर हां तो फिर इसमें अमेरिका, इजराइल, रूस और तुर्की क्या कर रहे हैं? या फिर यह सीरिया के अंदर बगावत की उस आग का परिणाम है जिसको बशर असद सरकार ने लोगों में भड़काया और तुर्की ने सीरिया के लोगों के अंदर असद सरकार के खिलाफ आग को हवा दे दी? या फिर यह जंग सीधे सीधे शिया और सुन्नी के बीच की है, जिसमें एक सुन्नी बाहुल्य सीरिया में शिया शासक है। सुन्नी बाहुल्य देशों की आंखों को यह चुभ रहा है और इसलिए खाड़ी देश एक बार फिर से शिया सुन्नी जंग में बढ़ते नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया इसका अंजाम भुगतेगी। आज हम आपको खाड़ी देशों में खलीफा की जंग के साथ साथ सुन्नी और शिया की जंग और इस जंग में बाकी देशों का संग कैसे शहरों को एक के बाद एक खंडर कर रहा है, लोगों को मार रहा है, आज हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। क्योंकि सीरिया में गृह युद्ध 2.0 क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? ये जो खाड़ी देशों का मैप हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अपने आप में मायने हैं, इसको समझाएंगे। लेकिन हकीकत आज की यह है कि सीरिया में 5 दिनों में 500 लोग मारे जा चुके हैं। अलेप्पो, हामा और इब्दिल जैसे शहर खंडर हो चुके हैं, कब्रिस्तान बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि यहां का विरोधी संगठन हयात तहरीक अल शाम और बशर असद के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है और इसे सुन्नी इस्लाम को बढ़ावा देने की खूनी जंग कहा जा रहा है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इसी HTS के साथ और इसके बारे में जरा देखिए और समझिए कि ईरान में जो सीरिया में जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल सबसे पहले हयात तहरीक अल शाम जिसे HTS कहते हैं, उसका एक और नाम है अल नुसरा फ्रंट। सहयोगी इसके आतंकी संगठन कौन कौन से हैं? सबसे पहले अल-कायदा, दूसरा मुजाहिदीन शुरा काउंसिल और तीसरा आर्मी ऑफ कॉन्वेस्ट। ये 3 आतंकी संगठन जो इसके सहयोगी आतंकी संगठन है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सुन्नी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जंग। और इसकी ताकत क्या है? करीब 10,000 लड़ाके जो इस वक्त सीरिया के अंदर बशर अल सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। और इसका मकसद बहुत साफ है, सुन्नी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जंग। लेकिन यहां सवाल यह है कि सीरिया अपने आप में सुन्नी बाहुल्य देश है। तो जरा अब इसको समझिए और इस मैप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस पर एक बार गौर फरमाइए। जरा देखिए, इसमें तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, सूडान, कतर, सऊदी अरब और यमन और यूएई, ये दरअसल वो देश और इसमें एक बहरीन को भी जोड़ लीजिए। ये सारे के सारे देश सुन्नी बाहुल्य देश हैं। जबकि शिया बाहुल्य देश कौन कौन से हैं? इसमें इराक है, कुवैत है और ईरान है। ये इसके अंदर शिया बाहुल्य देश है। अब कमाल की बात देखिए, कमाल की बात यह है कि जो सीरिया सुन्नी बाहुल्य देश है उसके अंदर बशर असद शिया है और यहां की आबादी 80% सुन्नी है और वहां एक शिया शासक है। और यही वहां की जंग की बड़ी वजह है, क्योंकि सुन्नी बाहुल्य होने की वजह से तुर्की, कतर, सऊदी अरब, सूडान, यमन, बहरीन और यूएई के साथ मिस्र, जहां सीरिया में बशर असद सरकार के खिलाफ है, जबकि वो शिया है और इसलिए वहां इराक, कुवैत और ईरान समर्थन में है। इंटरेस्टिंग बात और देखिए, कमाल की बात यह कि सीरिया के अंदर जो नरसंहार हो रहा है, जो शहरों को खंडर बनाया जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है एक तरफ तुर्की के लड़ाके हैं जो वहां लड़ रहे हैं, जो वहां के शियाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ
कुवैत, ईरान और इराक के लड़ाके हैं जो वहां सुन्नी के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं और इसका खामियाजा सीरिया को भुगतना पड़ रहा है। और यह आज से नहीं है। हम सीरिया की आजादी, वहां की तानाशाही और गृह युद्ध 1 और 2 दोनों के बारे में आपको इतिहास के पन्नों के साथ कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 17 अप्रैल 1946 को सीरिया आजाद हुआ। साल 1963 में हाफिज अल असद की अगुवाई में सीरिया में सैन्य तख्ता पलट हो गया। इजराइल के हमले का बहाना बनाकर सीरिया ने उस दौर में भी आपातकाल लागू कर दिया था। आज भी ऐसा ही है। तभी से आपातकालीन कानून के तहत ही वहां शासन किया जा रहा है। साल 2000 में अल असद का निधन हो गया तो उनके बेटे बशर अल असद को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया बिना इलेक्शन के। इसके बाद ही सीरिया में हालात बदलते गए। बशर तानाशाह बनकर उभरे और इसके कारण सीरिया में युवाओं को भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और जनता वहां परेशान हो उठी। राष्ट्रपति बशर अल असद जनता पर अत्याचार करने लगे। सीरिया के लोगों ने लोकतंत्र के समर्थन में मार्च 2011 में आंदोलन शुरू कर दिया। इस पर सरकार ने बल प्रयोग का सहारा लिया तो हर तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने बशर अल असद के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। सरकार के खिलाफ बाकायदा हथियार उठा लिए गए और 2012 में गृह युद्ध की सीरिया में शुरुआत हो गई। देश के कई हिस्सों में अलग अलग गुटों ने समानांतर सरकार बना ली, यानी एक सीरिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग सरकारें चल रही थी। रूस और ईरान ने सीरिया की हथियारों और धन से मदद शुरू कर दी, आज भी कर रहा है। और इससे बशर ने 2015 में देश के कुछ हिस्सों को विरोधियों के कब्जे से छुड़ाने में हवाई हमले शुरू कर दिए। इस लड़ाई में सीरिया के लाखों लोगों की जान गई। शहर खंडर होते चले गए और देखते ही देखते बगावत की लड़ाई सांप्रदायिक होती चली गई। सीरिया में शिया सुन्नी आमने सामने आ गए। दरअसल सुन्नी बाहुल्य देश सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद शिया है। ईरान, इराक, लेबनान, अफगानिस्तान और यमन से हजारों शिया लड़ाके सीरिया की सेना की तरफ से लड़ने पहुंच गए और इसके चलते पूरा देश खंडर में तब्दील होता चला गया। और बिल्कुल वैसा ही अब एक बार फिर से सीरिया के अंदर हो रहा है। तो क्या जो 500 लोगों की मौत का आंकड़ा है वो बढ़ते बढ़ते एक बार फिर से लाखों तक पहुंचेगा? क्या फिर से शहर के शहर खंडर होंगे? क्या फिर से सीरिया के अंदर कब्रिस्तान बनते नजर आएंगे? इसके लिए एक चेहरा जो पूरे सीरिया के साथ साथ दुनिया भर के अंदर इस जंग का प्रमुख चेहरा कहा जा रहा है, उसका नाम है जोलानी। तो चलिए जोलानी के बारे में बताएं। उससे पहले जोलानी की क्राइम कुंडली आपको दिखाते हैं, जरा देखिए जोलानी की क्राइम कुंडली क्या है। जोलानी, जिसका असली नाम अहमद हुसैन है, उसका जन्म 1975 से 1989 के बीच, इसको लेकर अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इंटरपोल कहता है कि 1975 में पैदा हुआ। जोलानी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 1982 में पैदा हुआ। एक और जो वहां का ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहती है कि 1988 में वो पैदा हुआ। जन्म स्थान सऊदी अरब है। पालन पोषण दमिश्क सीरिया में हुआ है। पढ़ाई मेडिकल की और उपलब्धि क्या है? $10 मिलियन का ये इनामी है। अमेरिका की तरफ से इस पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। अमेरिका की नजर में, दुनिया की नजर में यह आतंकी है और इस वक्त सीरिया में जो हो रहा है उसके लिए इसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है। तो चलिए अब हम आपको यह भी बताते हैं कि ये जो जोलानी है, अहमद हुसैन जिसका असली नाम है, वो कैसे डॉक्टरी से दहशतगर्दी तक पहुंचा, इसको भी जरा समझिए। दरअसल मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही जोलानी अल कायदा के समर्थन में आ गया, संपर्क में आ गया। जल्द ही ईरान में अल कायदा के नेता अबू मुसाब अल जरकावी का वो करीबी सहयोगी बन गया। लेकिन 2006 में अल जरकावी की मृत्यु के बाद वो लेबनान चला गया, जहां उसने लेबनानी आतंकवादी समूह जुंद अल शाम के आतंकियों को ट्रेनिंग दी। इसके बाद उसके इराक लौटने की खबरें हैं, जहां उसे अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। कुछ समय तक जेल में रहने के बाद जब 2008 में उसको रिहा किया गया तो वो तथाकथित इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जोलानी अगस्त 2011 में वापस सीरिया लौट आया है।
राष्ट्रपति बशर अल असद से लड़ने के लिए अलकायदा की एक शाखा खोली गई। हालांकि एक लेबनानी अखबार का दावा है कि जोलानी वास्तव में इराक की नागरिक है। उसका नाम फालूजा के अल जुलान नामक क्षेत्र के नाम पर रखा गया, वो सऊदी अरब का नहीं है। जुलानी का पिता पेट्रोलियम इंजीनियर के तौर पर काम करता था, बेटा मेडिकल और फिर उसके बाद आतंकी। जुलानी 2003 में अमेरिका पर हमले का भी जिम्मेदार है और इसीलिए उस पर $10 मिलियन का इनाम अमेरिका की तरफ से रखा गया। लेकिन क्या वाकई में गृह युद्ध के अंदर सिर्फ जोलानी और बशर अल असद, क्या यही दो प्रमुख किरदार हैं? बिल्कुल नहीं है। सीरिया नहीं है, दरअसल खाड़ी देशों की जंग का काउंटडाउन आप इसको कह सकते हैं, खलीफा के कुर्सी का काउंटडाउन भी कह सकते हैं। और इसलिए हम आपको सीरिया के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है उसको 5 किरदारों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ये 5 किरदार कौन कौन से हैं, सबसे पहले जरा इसको समझिए। जो 5 किरदार हैं उनमें जो पहला किरदार है वो बशर अल असद सरकार खुद है। एक बड़ी भूमिका इस गृह युद्ध के लिए बशर अल असद सरकार ही निभा रही है। कैसे, जी हम आपको बताएंगे। दूसरा किरदार असद का सहयोगी रूस। तीसरा किरदार शिया बहुल्य आबादी वाला। चौथा किरदार विद्रोही गुट हयात अल शाम। और 5वां जो किरदार है वो तुर्की और समर्थित गुट है। ये वो 5 किरदार हैं जो गृह युद्ध कहिए, खाड़ी देशों के बीच की जंग कहिए, खलीफा की कुर्सी की जंग कहिए, या फिर एक और सेंटर जिसके जरिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, आप इसे उस नजरिए से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले किरदार के साथ। पहला किरदार बशर अल असद सरकार। अब जरा समझिए कैसे इस गृह युद्ध के लिए वो जिम्मेदार है। दरअसल सीरिया में साल 2000 में बशर अल असद सत्ता में है। आप सोचिए, लगातार 24 साल से सत्ता में। उनके पिता हाफिज अल असद ने कई दशकों तक सीरिया पर शासन किया। एक तरीके से पारिवारिक नियंत्रण है सीरिया पर इस परिवार का। 2011 में अरब क्रांति से प्रेरित होकर सीरिया के दक्षिण शहर दारा में लोकतंत्र समर्थकों ने आंदोलन की शुरुआत की। असद सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई। सरकार के इस रवैये से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे गृह युद्ध में तब्दील हो गई। सीरिया में 2011 से जारी गृह युद्ध में करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और वहां जो जंग है वो इस परिवार के खिलाफ है, बशर अल असद के खिलाफ है, या यूं कहिए कि 80% सुन्नी बाहुल्य देश के अंदर शिया बशर अल असद के खिलाफ है। इसमें दूसरा किरदार क्या है? दूसरा किरदार है असद सरकार का सहयोगी रूस। वो कैसे किरदार है, इसको भी जरा समझिए। दरअसल रूस और ईरान सीरिया में बशर सरकार के प्रमुख सहयोगी हैं। अब इसके पीछे का कारण आप ये भी मान सकते हैं कि जो दूसरा विरोधी फ्रंट है उसको अमेरिका और इजराइल सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और रूस में 36 का आंकड़ा है। इसी तरीके से इजराइल जिधर जाएगा उधर ईरान नहीं आएगा। 2011 के आंदोलन के बाद गृह युद्ध में ईरान और रूस की सेना ने हथियारबंद विद्रोहियों से लड़ने में बशर सरकार की मदद की थी। 2016 में रूस ने सीरिया के अलेप्पो शहर पर जमकर बमबारी की थी और इसकी बदौलत सीरियाई सेना ने 8 साल पहले इस शहर पर दोबारा कब्जा हासिल किया था। इससे पहले सीरिया का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर विद्रोही गुटों का गढ़ रहा है। 26 नवंबर को अचानक हुए विद्रोहियों के हमले के बाद एक बार फिर से रूस में सैन्य मदद मांगी गई है और इसके बाद 8 साल बाद रूसी सेना ने एक बार फिर से अलेप्पो शहर पर बम बरसाए। असद सरकार का कहना है कि रूसी सेना विद्रोही गुटों के ठिकानों पर बमबारी कर रही है, लेकिन इन हमलों में कई नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। अब सवाल यहां यह है कि अपने आप में रूस जंग के मैदान में है यूक्रेन के साथ, तो क्या वो सीरिया का उस तरीके से समर्थन कर पाएगा जिस तरीके से अमेरिका या इजराइल कर सकते हैं? हालांकि इजराइल अपने आप में जंग के मैदान में है और उसने ना जाने कितने मोर्चे खोले हुए हैं। वो हमास से लड़ रहा है, वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, वो हूती से लड़ रहा है और सीरिया के अंदर भी वो लड़ रहा है। इन सब के बीच में जो तीसरा किरदार है वो तीसरा किरदार है शिया बहुल्य आबादी वाला ईरान।
इसको समझिए क्यों है। क्योंकि ईरान एक शिया बाहुल्य मुल्क है जो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रमुख सहयोगियों में से एक है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि बशर अल असद शिया है और सीरिया में सुन्नी बाहुल्य है, 80% है। बशर अल असद शिया समुदाय से आते हैं, लिहाजा इस क्षेत्र में उन्हें ईरान का पूरा समर्थन मिलता है। तुर्की सीरिया में मौजूद कुछ सुन्नी विद्रोही गुटों का समर्थन करता है, लिहाजा ईरान इस मामले को कूटनीतिक तरीके से भी सुलझाने के प्रयास में जुटा हुआ है। जबकि इसका जो चौथा किरदार है वो किरदार सबसे महत्वपूर्ण है। वो किरदार है विरोधी गुट हयात तहरीक अल शाम, जिसे HTS कहते हैं। वो इसका सबसे बड़ा किरदार है। दरअसल 4 दिनों में ही हयात तहरीक अल शाम ने अलेप्पो के बड़े हिस्से पर कब्जा हासिल कर लिया। सीरिया में मौजूद इस्लामिक चरमपंथी समूह HTS लंबे समय से सीरियाई संघर्ष में शामिल है। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे सबसे मजबूत गुटों में से एक माना जाता है, और इसकी स्थापना 2011 में गृह युद्ध की शुरुआत के दौरान की गई। तब इसका नाम जबात अल नुसरा था और अल कायदा का यह सहयोगी हुआ करता था। यही नहीं, इसकी स्थापना में ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी अबू बकर अल बगदादी ने भी अहम भूमिका निभाई है। साल 2016 में इस संगठन के लीडर अबू मोहम्मद अल जबलानी ने अल कायदा से नाता तोड़कर जबात अल नुसरा को भंग कर दिया, एक नया संगठन बनाया और इसका नाम दिया गया हयात तहरीर अल शाम, जिसके नाम से यह संगठन इस वक्त अपनी पहचान रखता है और असद के खिलाफ, वर्तमान सीरिया सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा विद्रोही गुट है जिसने सीरिया की सरकार के साथ साथ सीरिया की सेना को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन इसमें 5वां किरदार इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो किरदार है तुर्की और उसके समर्थित विद्रोही गुट। तो जरा इस 5वें किरदार को भी समझने की कोशिश कीजिए। जो 5वां किरदार है वो कैसे इस गृह युद्ध को वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा कर सकता है, वहां शिया सुन्नी जंग को एक अलग पायदान पर लेकर जा सकता है। सीरिया में गृह युद्ध की आग दोबारा भड़क चुकी है और इसके पीछे तुर्की को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सीरियाई सरकार के 2 मजबूत सहयोगी इस वक्त खुद उलझे हुए हैं। रूस जहां 33 महीने से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट इजराइल के खिलाफ करीब 1 साल से जारी संघर्ष में कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में तुर्की जो नॉर्दर्न सीरिया में मौजूद सीरियाई नेशनलिस्ट पार्टी को समर्थन देता है, उसके पास असद सरकार का तख्ता पलट करने का यह सबसे मुफीद समय है और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। हालांकि सीधे तौर पर तुर्की इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तुर्की के अंदर जो सुन्नी बाहुल्य कम्युनिटी है वो दरअसल वहां असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, और यही वजह है कि सीरिया में तुर्की की एक अलग से नजर बनी हुई है। हालांकि उसके पीछे का एक बड़ा कारण गृह युद्ध 1 भी है, क्योंकि तुर्की में पहले से ही 32 लाख सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं और उनकी मौजूदगी एक बड़ी स्थानीय समस्या तुर्की के लिए बन गई है। तुर्की को उम्मीद है कि एक समझौता उनकी सीरिया वापसी का रास्ता खोलेगा। तुर्की इस समय सीरिया के अंदर सबसे शक्तिशाली पक्ष है। तुर्की चाहता है कि सीरिया शरणार्थी वापस जाए और सीमा सुरक्षित हो, और तुर्की ने 2016 से उत्तरी सीरिया में कुर्द सैनिकों के खिलाफ अभियान चलाकर अपनी सीमा से लगे क्षेत्रों में पैर जमाए, और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, कुर्द लड़ाकों खासकर YPG जिसे पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट कहते हैं उसको सीमा क्षेत्र से खदेड़ देना है। एर्दोगन YPG को PKK के विस्तार के रूप में देखता है। यहां PKK अपने आप में इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने दशकों से तुर्की के भीतर विरोध छेड़ा हुआ है। तो चलिए हम आपको PKK और तुर्की की जंग के बारे में भी समझा दें, क्योंकि जो आपको सीरिया के अंदर की जंग नजर आ रही है वो इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, और ये सिर्फ गृह युद्ध नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि गृह युद्ध 2.0 वर्ल्ड वॉर 3 की आहट लेकर आ सकता है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा कर सकता है, वहां के खलीफा की गद्दी पर कौन रहेगा इसको लेकर भी एक नई जंग को शुरू कर सकता है।
लेकिन बात हम करें पीकेके, जो कि उग्रवादी संगठन है और इसे 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने तुर्की में कुर्दों के हकों की लड़ाई करने के लिए बनाया था। पीकेके खुद को तुर्की में कुर्दों के लिए राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार हासिल करने की लड़ाई करने का दावा करता है। शुरुआत में पीकेके लेनिनवादी सोच का गुट था, बाद में कुर्दों के राष्ट्रवादी आंदोलन के तौर पर उभर गया। पीकेके ने 1984 में कुर्द हक के लिए लड़ते हुए एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। नतीजे में पीकेके का तुर्की स्टेट के साथ एक लंबा और खूनी संघर्ष चला। लड़ाई में हजारों लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हो गए। पीकेके गुट तुर्की सरकार और सेना के ठिकानों को निशाना बनाती है और पीकेके लगातार एक गुरिल्ला युद्ध जारी रखे हुए है। तो ये जो जंग आपको दिखाई दे रही है सीरिया के अंदर की, ये जंग तुर्की के अंदर भी चल रही है। ये जंग शिया वर्सेस सुन्नी चल रही है। ये जंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाड़ी देशों पर सीधे कंट्रोल के तौर पर चल रही है, क्योंकि जितना भी क्रूड ऑयल है वो सब खाड़ी देशों से आता है। ऐसे में अगर सीरिया के समर्थन में रूस आता है, ईरान आता है, इराक आता है, तो फिर आप मानकर चलिए कि दूसरी तरफ अमेरिका होगा, सऊदी अरब होगा, यमन होगा, इसके अलावा बाकी खाड़ी देश जो सुन्नी बाहुल्य हैं वो नजर आएंगे। लेकिन क्या ये जंग सिर्फ सीरिया के अंदर तक सिमटी रहेगी? क्या ये जंग गृह युद्ध एक से ज्यादा बड़ी होते हुए नरसंहार को जन्म देगी, शहरों को खंडर बनाएगी? क्या ये जंग पूरे वैश्विक स्तर पर एक अस्थिरता पैदा करेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हां, गृह युद्ध 2.0 सीरिया के अंदर शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।